सोशल फार्मेसी में फिलहाल टॉप 100 एमसीक्यू पढ़ रहे थे और इसका 6वां भाग कवर करेंगे। ठीक है, हम सोच रहे हैं जितने ज्यादा एमसीक्यू पहले कवर कर लें। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला वाला पार्ट थोड़ा सा है सोशल के बारे में, मेडिसिन के बारे में और हमारे हेल्थ के बारे में, कुछ पॉल्यूशन ऐड है इसमें, कुछ आपके डेमोग्राफी है। ठीक है, ये सब शामिल है। और जो दूसरा पार्ट इसमें डिवाइड किया गया है उसमें कुछ डिजीज है, डिजीज का पूरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह। ठीक है, उसका किस वजह से डिजीज हुआ है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल अभी हम फोकस कर रहे हैं सोशल फार्मेसी के कुछ इन्वायरमेंटल, कुछ बेसिक्स जैसे कि डेमोग्राफी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किए हैं और आगे भी बहुत सारे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज देखते चले जा रहे हैं। हो सकता है 100 टॉप 100 से ज्यादा चला जाए क्वेश्चन, लेकिन उससे घबराइएगा मत, ज्यादा देखेंगे ज्यादा आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सोशल फार्मेसी का पार्ट 6 एकदम ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ सारे आंसर बताएंगे। कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा। अपने मन से टाइम ले करके बताना है, बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा। ईमानदारी के साथ जो आंसर सही जाए वही बताइएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सर आरजीपीबी में भी कॉपी मिलता है? विवेक जी आरजीपीबी में भी नहीं मिलता है, उसका बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें बी कॉपी नहीं मिलता होगा। बी कॉपी मिलना ही बंद हो गया है, चाहे आप बी फार्म कर रहे हो, चाहे डी फार्म, चाहे एम फार्म कर रहे हो, बी कॉपी नहीं मिलता। ठीक है, हाँ यूपी के पेपर दोनों लैंग्वेज में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एकदम ईमानदारी के साथ आराम से आंसर बताइएगा, कोई देख के किसी का कॉपी करके नहीं बताएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इजी क्वेश्चन है, आराम से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फार्मास्यूटिकल वेस्ट इज कंसीडर्ड डेंजरस बिकॉज इट इज। फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट होता है, गंदगी होता है, वेस्ट को खतरनाक माना जाता है। जो फार्मास्यूटिकल दवाओं के जो वेस्ट होते हैं, गंदगी होते हैं, जैसे सिरिंज हो गया या उसको डिस्पोज कर दिए, आधा बचा रह गया, बहुत सारे जो हॉस्पिटल से गंदगी निकलती है उनको खतरनाक माना जाता है। क्योंकि यह, बताइए, बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, परसिस्ट इन एनवायरनमेंट या फिर इम्प्रूव सॉइल। बायोडिग्रेडेबल होते हैं, गैर विस्पात होते हैं, मतलब नॉन टॉक्सिक, जहर नहीं होता है इसमें, पर्यावरण में बना रहता है या मिट्टी में सुधार करता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सोच के सही आंसर बताइएगा कि फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट होते हैं ये डेंजरस होते हैं क्योंकि। करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ लोग यहाँ ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी। देखिए बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ, ठीक है, जैसे घर में हम केले के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, रात का खाना हो गया, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, उसी को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने लगते हैं, खाने लगते हैं। वो खाते खाते चाहे आप कोई छिलका फेंक दिए, कोई पेड़ का पत्ता गिरता है, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में बदल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर, ठीक है, कुछ ऐसे गैस में बदल जाता है जो कहीं ना कहीं मिट्टी के लिए अच्छा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह पे। ओके, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि जो कोई भी पदार्थ जिसको बैक्टीरिया क्या कर दे, उसको तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे। आप कहते हैं क्या सर प्लास्टिक हो गया या शीशे का गिलास हो गया, क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? नहीं, शीशे के गिलास को बैक्टीरिया नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है, प्लास्टिक को बैक्टीरिया नहीं तोड़ पाएगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसे बैक्टीरिया वगैरह उसको ब्रेक डाउन करके तोड़ के खा सके, जिससे वो हमारे एनवायरमेंटल का पार्ट बन सके, हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो, वरना कितनी गंदगी पड़ी हुई होती। और नॉन टॉक्सिक का मतलब जो जहरीला नहीं होता। परसिस्ट इन एनवायरमेंटल, पर्यावरण में बना रहता है, जिससे बहुत पर्यावरण में अगर बना रहेगा, एनवायरमेंट में बना रहेगा, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गए और उसके बाद बहुत सारे पॉल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। तो सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले का सी राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं सभी लोग सी बताए होंगे। इंप्रूव सॉइल, सॉइल को इंप्रूव करता है? नहीं भैया, सी राइट आंसर है। फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट होता है, जो फार्मास्यूटिकल गंदगी होती है, ये डेंजरस होता है क्योंकि ये एनवायरमेंटल में बना रहेगा। एनवायरमेंटल में बना रहेगा तो बहुत सारी गैसें रिलीज करेगा जो हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, पेड़ पौधों के लिए अच्छा नहीं होता, जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता। तो सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जीता त्रिवेदी जी, गलत हो गया, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा इमोशनल मत होइए। ठीक है, आगे देखिए, तो पूरा क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्रग एब्यूज मींस। बताइए ड्रग एब्यूज, दवा की बर्बादी का मतलब क्या होता है? एब्यूज का मतलब होता है दवा बर्बाद करना। ठीक है, दवा की बर्बादी, ड्रग एब्यूज का मतलब क्या है? प्रॉपर मेडिकल यूज,
या एक्सेसिव या इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ ड्रग, ज्यादा मात्रा में या फिर इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर ड्रग का प्रयोग, यूज अंडर प्रिस्क्रिप्शन, अंडर प्रिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, या वैक्सीनेशन। ड्रग एब्यूज का क्या मतलब है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहाँ बी वाला है, एक्सेसिव या फिर इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, ज्यादा मात्रा में या फिर इम्प्रॉपर यूज किया जाए ड्रग का तो वही कहलाता है ड्रग एब्यूज। ठीक है, सभी का सही गया, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं सभी का सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सी, साइकोट्रोपिक ड्रग मेनली इफेक्ट, जो नार्कोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, जो नींद की दवा होती है, किस चीज को प्रभावित करते हैं? हमारे दिल को, हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को, हमारे सीएनएस को, हमारे किडनी को। जो साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं? वेरी गुड, जो साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आपके तीसरे का क्या है? सी राइट आंसर है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइकोट्रोपिक जो ड्रग होते हैं ये मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ओके, समझ में आ रहा है ना? बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नार्कोटिक ड्रग प्राइमरली यूज्ड फॉर, जो नार्कोटिक ड्रग होता है मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? नार्कोटिक ड्रग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बुखार के लिए, दर्द को कम करने के लिए, इन्फेक्शन के लिए, एलर्जी के लिए। बुखार के लिए, फीवर के लिए, पेन रिलीफ, दर्द को कम करने के लिए, इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, या एलर्जी के लिए। नार्कोटिक ड्रग का मुख्य रूप से बताइए क्या प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, पेन रिलीफ। ठीक है, मन को शांत करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए नार्कोटिक ड्रग लेना पड़ता है। फोर्थ का बी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। मूव करते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ एल्कोहल लीड टू, लगातार आप नहीं, सॉरी, लगातार कोई व्यक्ति अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, लगातार अल्कोहल का प्रयोग कर रहा है तो क्या होगा? मेमोरी, याददाश्त तेज हो जाएगी। हाँ यार, याददाश्त तो तेज हो जाती है, लोग इंग्लिश बोलने लगते हैं। ठीक है, पी के अंग्रेजी बोलने लगते हैं। एक तो रील देखे थे हम, वो ट्रक को ही रोक रहा था, मतलब इतना पी लिया था कि वो ट्रक को रोक रहा था। एक तो क्या किया था, बैल से लड़ाई कर रहा था। मतलब ऐसे ऐसे आते हैं कि खुद ही हंसी आ जाता है देख के। तो अल्कोहल का अगर ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो क्या होगा? मेमोरी तेज होगा, या लीवर डैमेज होगा, या बेटर डाइजेशन, या इंक्रीज इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर डैमेज हो जाएगा भैया, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी राइट आंसर है। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कोई लेगा तो वही है कि ट्रक को रोकने लगेगा। एक गधे पे बैठ गया था, कोई नाली में पड़े होते हैं, मतलब हद है, एक लेवल होता है। ठीक है, एक तो कुत्ते को गोदी पे घुमा के उसको घुमा रहा था गोल गोल, कुत्ता भी हैरान था कि इससे अच्छा कुत्ता ही ठीक है इंसान से अच्छा। इस लेवल के लोग पी लेते हैं। तो पांचवे का बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, उम्मीद करते हैं पांचवें में से मैक्सिमम सही होगा। ठीक, छठवां क्वेश्चन क्या है? तंबाकू कंजप्शन मेनली काज, जो लोग तंबाकू खाते हैं ज्यादा मात्रा में, बताइए तंबाकू का अगर कंजप्शन किया जाए, ज्यादा मात्रा में तंबाकू खाया जाए तो मुख्य रूप से क्या कारण हो सकता है? ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में तंबाकू लिया जाए तो क्या कारण हो सकता है? लंग कैंसर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, स्किन एलर्जी हो जाएगा, या लंग कैंसर। 2 बार हो गया लंग कैंसर क्या? अच्छा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, एक लंग कैंसर 2 बार हो गया है। चलिए इसको बार हम कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं इनीमिया। ठीक है, यहाँ एनीमिया कर देते हैं। बताइए तंबाकू कंजप्शन मेनली काज, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए वाला होगा, डी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, लंग कैंसर। ठीक है, ज्यादा तंबाकू खाने से लंग कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर ए वाला होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ड्रग एडिक्शन इफेक्ट सोशल हेल्थ, जो दवाओं का कभी कभी लत लग जाता है ना, आदत हो जाती है, तो ड्रग एडिक्शन जो होता है ये प्रभावित करती है आपके सोशल हेल्थ को, सामाजिक हेल्थ को। बाई इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के द्वारा, इंप्रूविंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को सुधार करके, कॉजिंग फैमिली एंड सोशल प्रॉब्लम, फैमिली और सोशल प्रॉब्लम के कारण, या फिर इनहांसिंग एजुकेशन, एजुकेशन को इनहांस करके। जो ड्रग एडिक्शन होता है, कोई दवा को अगर आदी हो जाए, उसकी लत लग जाए, तो ये प्रभावित करती है आपके सोशल हेल्थ को। बताइए किसके द्वारा? ठीक है, किस कारण में ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल सही, फैमिली और सोशल फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है, जो आपके ड्रग एडिक्शन जो होते हैं वो प्रभावित करती हैं सोशल हेल्थ को। ओके, तो सी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा सातवें का। आठवां क्वेश्चन है कि अल्कोहल एब्यूज इन सोसाइटी लीड टू,
अगर एल्कोहल पिया जाए सोसाइटी में इसका क्या प्रभाव पिया जाए, अगर एल्कोहल की बर्बादी किया जा रहा है सोसाइटी में तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क आएगा, रोड एक्सीडेंट होंगे, बेटर हेल्थ होगा या पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, शांत नुमा इन्वायरमेंट होगा, वातावरण होगा। एल्कोहल की अगर बर्बादी किया जाए सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने कम्युनिटी में, तो बताइए क्या प्रभावित होगा, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा या घटेगा, या फिर रोड एक्सीडेंट होंगे या बेटर हेल्थ होंगे या पीसफुल। जाहिर सी बात है अगर एल्कोहल वगैरह ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा है, उसकी बर्बादी की जा रही है, तो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो 8वें का बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, रोड एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं। ठीक, बेटर हेल्थ, किसी ने बोला था बेटर हेल्थ, सी सही है। अरे भैया एल्कोहल को बर्बाद करने से या एल्कोहल को पीने से बेटर हेल्थ होगा, डूब जाएंगे आप। ठीक है, तो सी 8वें का बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा 8वें का बी। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुसाइडल बिहेवियर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, किसी सुसाइडल बिहेवियर, कोई व्यक्ति हो जो मरने की बात कह रहा है कि नहीं हमारी जिंदगी अब खत्म हो गया है, ठीक है, सुसाइड कर लेना चाहिए, तो सुसाइडल बिहेवियर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, बताइए किसके साथ एसोसिएटेड होता है ये। हैप्पीनेस, जब इंसान बहुत खुश होता है तब सुसाइडल बिहेवियर की बात करता है, सुसाइड की बात करता है। गुड मेंटल हेल्थ, उसका मानसिक हेल्थ, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है तब करेगा, या फिजिकल फिटनेस, उसकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी है, या फिर डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, किसी चीज को लेके लाइफ में कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जो डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से कहेगा। तो सुसाइडल बिहेवियर जो कॉमनली एसोसिएट होता है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। ठीक है, चलिए सुसाइडल बिहेवियर एक ऐसी चीज होती है जब इंसान एकदम अकेला पड़ता है तो उसके कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वो एक ही कदम उठाता है, सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइड। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से होता है। लेकिन आपको बताए यही लास्ट ऑप्शन नहीं होता, जिंदगी बहुत बड़ी है और उस पर बहुत हजारों रास्ते, लाखों रास्ते हैं, बस उस रास्ते को हमें अपने मन को, डिप्रेशन को दूर करके उसको सोचना है कि किस रास्ते पे चला जाए जिससे बहुत बेटर हो सकता है। इसलिए डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस में ये कदम नहीं उठाना चाहिए जो सुसाइडल वाला है। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ड्रग डिपेंडेंस मींस, ड्रग पर निर्भरता का मतलब क्या है। ड्रग डिपेंडेंस, कुछ होता है ना ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं, ड्रग पर निर्भरता, इसका क्या मतलब है। ऑकेजनल यूज, कभी कभी इस्तेमाल, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल नीड ऑफ ड्रग, वन टाइम यूज या मेडिकल सुपरविजन। बताइए, ऑकेजनल यूज मतलब कभी कभी इस्तेमाल, फिजियोलॉजिकल या फिर फिजिकल नीड ऑफ ड्रग, या वन टाइम यूज या मेडिकल सुपरविजन, दवा की मनोवैज्ञानिक या शारीरिक जरूरत, या एक बार इस्तेमाल या मेडिकल देखरेख। फिजियोलॉजिकल या फिजिकल नीड ऑफ ड्रग, जी हाँ राइट आंसर यही वाला, यही करेक्ट आंसर है। फिजिकल नीड शारीरिक आवश्यकता है ड्रग का, या फिर फिजियोलॉजिकल मतलब कि मनोवैज्ञानिक, तभी कोई दवा पर निर्भर होता है। ड्रग डिपेंडेंस का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल या फिर फिजिकल नीड ऑफ ड्रग, दवा के मनोवैज्ञानिक या शारीरिक जरूरत, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो 10 क्वेश्चन, हमें उम्मीद लगता है 10 में से आपके मैक्सिमम 8-9 तो सही गए ही होंगे, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम बिना प्रेशर के एकदम आराम से आप आंसर को बताइए, सब कुछ सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी आप बता ले जाएंगे। विच इज ए कॉमनली एब्यूज्ड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस, कौन सा साइकोट्रिक पदार्थ आमतौर पर गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप वहां भी पढ़े हुए हैं यार, किसमें पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं चैप्टर नंबर 5 में। बताइए कौन से ऐसे कॉमनली एब्यूज्ड, कौन से ऐसे साइकोट्रिक पदार्थ है आमतौर पर गलत इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामोल, विटामिन सी, आयरन टैबलेट, डायजीपाम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, यहाँ साइकोट्रिक सब्सटेंसेस में डायजीपाम, आज ही आपको डायजीपाम का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे केमिस्ट्री में। तो डायजीपाम जो होते हैं इनका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली में ये नींद की दवा होती है ना, ये नींद में भी इसको लोग लेते हैं। तो डायजीपाम को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी है तो तुरंत नींद की दवा खा लेंगे, और ऐसे ऐसे महान है जो डिप्रेशन में आके 10-10 गोली खा लेते हैं। ठीक है, तो डायजीपाम का गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके लिए जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है इसको डिस्पेंस करने के लिए, खासकर जो साइकोट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं, नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस को। तो डी राइट आंसर है, ग्राहक का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो कभी भी लाइफ में आप ये कोशिश करिएगा कि डायजीपाम वगैरह नींद की दवा ना खाना पड़े, हालांकि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन ऐसे आने पर, लेकिन नहीं। ठीक है, अगर आप खा रहे हैं तो कोशिश करिए कि डोज कम लें, अगर ज्यादा डोज लेंगे तो इसके आप एडिक्ट हो जाएंगे और ये लंबे समय तक इसके बिना नींद ही नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो हार्मोन्स हैं, उसको कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएट करता रहता है ये दवा।
अगर ये फ्लक्चुएट करेगा, जो नेचुरल चीजें होती हैं हमारे बॉडी में वो नहीं होगा, तो ये दवा आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, जिंदगी भर खाना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत रियर केस में खाइएगा, वरना मत खाइएगा। ठीक, चलिए ब्राह्मण देखते हैं क्या कह रहा है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सिरिंज में कॉज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सिरिंज, अगर जो अस्पताल में सिरिंज होते हैं इनका इम्प्रॉपर निपटान किया जाए, इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए। डिस्पोजल का मतलब होता है निपटान करना, ठीक है, निपटान करना। मान लीजिए उसको जला के ही निपटान कर रहे हैं, लेकिन वो सही से नहीं जला, इम्प्रॉपर तरीके से जलाया गया, तो क्या कारण हो सकेगा? सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, या स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बढ़ेगा, या नॉइस पॉल्यूशन, या एयर कूलिंग। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सिरिंज में कॉज, ये क्वेश्चन शायद करा चुके हैं आपको, क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन चलिए फिर से बता दीजिएगा। अगर सिरिंज, जो हॉस्पिटल में सिरिंज निकलते हैं, इसका अगर प्रॉपर निपटान ना किया जाए तो क्या कारण हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही, बी। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ हमको लगता है जल्दीबाजी में यहाँ प्रिंट हो गया। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकते हैं, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, स्मोकिंग इफेक्ट सोशल लाइफ बाई। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, गांजा पीते हैं, तो ये प्रभावित करती है सोशल लाइफ को, सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। किसके द्वारा? इंक्रीजिंग इनकम, इंक्रीजिंग इनकम बढ़ता है इससे, या हेल्थ इंप्रूव होता है, या कॉजिंग फाइनेंशियल एंड हेल्थ बर्डन, फाइनेंशियल और हेल्थ बर्डन का कारण होता है, या फिर इंप्रूविंग स्टेमिना, स्टेमिना इंप्रूव होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? स्मोकिंग अफेक्ट सोशल लाइफ बाई, स्मोकिंग प्रभावित करता है आपके सोशल लाइफ को, बिल्कुल सही। कॉजिंग फाइनेंशियल एंड बर्डन हेल्थ, ठीक है, फाइनेंशियल और बर्डन हेल्थ का कारण बन सकता है ये स्मोकिंग। ध्यान रखिएगा, आपके सोशल लाइफ में फाइनेंशियल, पैसे तो अलग से, बीमार पड़ेंगे, लंग्स खराब होंगे, और हेल्थ, कई सारी बीमारियां हो सकती है, तो हेल्थ बर्डन फाइनेंशियल का कारण बन सकता है। तो 13वें का सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। शायक जी कहने से थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन लाइए। हार्ड आएगा, अभी तो बेसिक चल रहा है ना, आगे अभी डिजीजी वाले जब आएंगे, कॉजेटिव एजेंट वगैरह, तो थोड़ा हार्ड रहेगा। अभी तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके चैप्टर में ऐसे दिए गए हैं, तो वहीं से क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज इंक्लूड, ड्रग के दुरुपयोग को रोकने के तरीकों में शामिल है। प्रिवेंशन मतलब रोकना, तो ड्रग की जो बर्बादी है, एब्यूज का मतलब बर्बादी, तो ड्रग की जो बर्बादी है, ड्रग के जो दुरुपयोग, बर्बादी को रोकने के तरीकों में शामिल है। इजी ड्रग अवेलेबिलिटी, आसानी से जो ड्रग उपलब्ध हो जाए। हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा और जागरूक होना। इग्नोरिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को इग्नोर करना, या सोशल आइसोलेशन। बताइए प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज इंक्लूड, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। लोग जागरूक होंगे, जानेंगे, स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, तभी दवा बर्बाद होने से बच सकता है। ठीक है, लोगों को नहीं पता इसके बारे में, तो फिर वो जाहिर सी बात है, बर्बाद तो होगा ही होगा। तो 14 का बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, 15 क्वेश्चन है, द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या योगदान है? सोशल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या योगदान है, इसको आपको बताना है। इनकरेजिंग ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज दवा की बर्बादी को साहस देता है फार्मासिस्ट, भैया की तो गलत हो गया। सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन, दवाओं का सही निपटान करना। सेलिंग ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा को सेल करना। इनको इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को इग्नोर करना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का रोल क्या है आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी वाला, सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन, जो दवाओं का सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से निपटान करना। ठीक है, जो दवा खराब हो जा रही है, या कुछ जो मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स के जो निकलते रहते हैं पदार्थ, उनको प्रॉपर तरीके से सही से निपटान करना, जिससे हमारा इन्वायरमेंट हमारा सेफ रहे, पर्यावरण सेफ रहे, और इन्फेक्शन होने से पेशेंट बच सके। तो बी राइट आंसर है 15वें का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 15 तक का सफर कंप्लीट कर लिए, 10 क्वेश्चन और है, आइए जल्दी देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जिसको पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है? स्टडी ऑफ मेडिसिन, दवाओं का अध्ययन। माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन। डिजीज, रोगों का अध्ययन। या स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का अध्ययन एंड द इफेक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का अध्ययन और उनके हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनका अध्ययन। बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ। ठीक, चलिए तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन फूड वी ईट। न्यूट्रिशन एक केमिकल पदार्थ होता है,
ठीक है, दैट आर प्रेजेंट, जो उपस्थित होता है कहाँ पे, हमारे खाने में जो हम खाते हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल। कुछ महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह। न्यूट्रिशन जो होता है ये लैटिन वर्ड्स के न्यूट्रिटिक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट, पोषण। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका डी राइट आंसर है 15 का। खाना में जो मैं खाता हूं उसमें, अब अनु पंडित जी आप क्या खाते हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी बैलेंस डाइट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं, उसकी बात कर रहा है कि जो आप खाना खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा आप बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, आप कहें उसमें न्यूट्रिशन नहीं, हर चीज पे नहीं होता। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो कि आपके एक संतुलित आहार होता है उसमें होता है। ठीक, चलिए 17 है, कार्बोहाइड्रेट मेनली एक्ट एज, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से बताइए कैसा एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कार्बोहाइड्रेट मेनली एक्ट एज बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारे बॉडी को बिल्ड करता है। प्रोटेक्टिव फूड, फूड को प्रोटेक्ट करता है। एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा फूड जो हमें ऊर्जा देता है। या रेगुलेटरी फूड होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कैसा एक्ट करता है, बॉडी बिल्डिंग, हमारे बॉडी को, ऐसे फूड जो हमें बॉडी को बिल्ड करता है। प्रोटेक्टिव फूड होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, रेगुलेटरी फूड होता है। बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट को आप कई बार पढ़े होंगे कि कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट जी। ऐसे खाना, ऐसे फूड जो हमें ऊर्जा देते हैं, तो सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 17वें का सी राइट आंसर है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आइए 18 को देखते हैं। विच इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये MACRO, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आयरन। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल पूछ रहा है कि बताइए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या एग्जाम्पल हैं। आयरन, विटामिन सी, आयोडीन या प्रोटीन। आयरन, विटामिन सी, आयोडीन या प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या होंगे, आयरन, विटामिन सी, आयोडीन या प्रोटीन। बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन को जरूर पढ़ के जाइएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQ में इसके क्वेश्चन आते हैं। माइक्रो का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसको हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे फैट्स, ये सब माइक्रो में आते हैं। ठीक है, और माइक्रो में क्या आते हैं, उसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स में आपके कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब आते हैं। ठीक है, तो माइक्रो पूछा है तो इसके एग्जांपल होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो यहाँ प्रोटीन है तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 18वें का डी राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स ध्यान दीजिएगा, दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो के एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। इसको हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में आवश्यकता होती है। माइक्रो की बात करें तो विटामिन, मिनरल्स, इसकी हमारे बॉडी में कम मात्रा की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर ये बायोकेमिकल रिएक्शन साइकिल्स पाथवे नहीं होंगे तो हमें ऊर्जा, जो खाने के बाद ऊर्जा मिलता है, वो नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए 19 क्वेश्चन है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल क्या है, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए या स्टार्च। ठीक है, बताइए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल क्या है, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए या स्टार्च। फैट, प्रोटीन, विटामिन ए या स्टार्च, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल क्या होगा, फैट, प्रोटीन, स्टार्च या फिर विटामिन ए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विटामिन ए। ठीक है, माइक्रो का मतलब छोटा, कम मात्रा में हो सकता। भैया फैट आपका क्या है, लिपिड है। ठीक है, प्रोटीन तो ऑलरेडी हम बताएं ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो आप जान ही चुके हैं। बच्चा विटामिन, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब माइक्रो में आते हैं, तो सी राइट आंसर है। जैसा कि अभी आपको बताए थे, विटामिन और मिनरल्स ये सब माइक्रो में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स किस में आते हैं, माइक्रो में आते हैं। तो MICRO, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 का करेक्ट आंसर सी है। 20 की बात करें, 20 का तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स इज, बॉडी बिल्डिंग ऐसा न्यूट्रिएंट्स जिससे बॉडी बिल्ड होता है। ठीक है, बताइए ऐसा न्यूट्रिएंट्स जिससे बॉडी बिल्ड होता है, फैट से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे बॉडी बिल्ड होता है, बॉडी बनता है, बताइए। बहुत अच्छा, बेसिक चीज सभी लोग जानते हैं, बी, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जिससे बॉडी बिल्ड होता है, बॉडी के मसल्स ग्रो होते हैं। ठीक, चलिए तो बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा।
21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उम्मीद करते हैं 20 में से आपके मैक्सिमम सही गए होंगे और इजी क्वेश्चन थे तो आप मान के चलते हैं कि 18 बनने तो सही गए ही होंगे आपके 20 में से। ठीक है, जिसके 10 से कम सही जा रहे हैं भैया वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके और ऐसे ही एग्जाम में भी आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड की एग्जाम्पल बताइए कि ऐसा है कौन सा फूड है जहां पे प्रोटीन रिच हो, प्रोटीन से भरपूर हो। राइस मतलब चावल में प्रोटीन, बटर मक्खन, पल्स दाल या फिर शुगर चीनी। बताइए प्रोटीन रिच फूड यहाँ पे क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, चावल मक्खन दाल चीनी, किसमें ज्यादा फूड, अरे किसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कोई कह रहा था मक्खन, बी। भाई दाल, पल्सेस, ठीक है, दाल में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं वो दाल होते हैं, पल्सेस। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला है। ओके, चलिए राइस में आपके क्या पाए जाते हैं, राइस राइस में आपके कार्ब्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बटर बात करें इसमें फैट्स पाए जाते हैं, शुगर भी आपके क्या होते हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो सी राइट आंसर, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सी दाल जो होता है प्रोटीन रिच फूड होता है। ठीक, चलिए 22 की बात करें, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, 1 ग्राम जो होता है फैट कितना ऊर्जा देता है, 1 ग्राम फैट आपको कितना ऊर्जा देगा, ये आपसे पूछ रहा है कि 1 ग्राम कोई फैट खा रहा है, वसा कोई ले रहा है, कुछ भी खा रहा है, मक्खन खा रहा है, ठीक है, तो बताइए 1 ग्राम फैट कोई खा रहा है तो कितना ऊर्जा देगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 1 ग्राम कोई फैट खा रहा है तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा, डी राइट आंसर है। जल्दीबाजी में वही बात है ना कि हर बाल पे सोच रहे हैं छक्का मार दें, लेकिन आउट हो गए इस बार, नहीं, हमेशा थोड़ी चीजों को ध्यान रखना है, एक बार अच्छे से देख लेना है। मैं आपको कई बार बताया है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, फैट देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, फैट देता है। ध्यान रखिएगा फैट जो होता है 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, और जो आपका प्रोटीन प्रोटीन होता है और जो आपके कार्ब्स होते हैं ये आपके कितने देते हैं, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन देता है, फैट देता है, फिर आपके प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो डी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 23 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, 7 किलो कैलोरी, 9 किलो या फिर 2 किलो कैलोरी ऊर्जा। हाँ करेक्ट आंसर अब आपका ए वाला है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अगर प्रोटीन पूछेगा तो वो भी 4 देगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों कितना देते हैं, 4 किलो कैलोरी, और फैट कितना देता है, 9 किलो कैलोरी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक मैसेज आ रहा है विक्की कुमार का, सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन याद करने पर मिक्स हो जा रहा है, क्या करूं, प्लीज एनी आइडिया। क्लासिफिकेशन जैसे मिक्स हो जा रहा है कि आपका मतलब, जैसे मिक्स होने का मतलब कि आप यही कह रहे हैं ना कि किस कैटेगरी का ड्रग है ये नहीं याद हो पा रहा है। जैसे आपका एग्जांपल मॉर्निंग में बताए थे बीटा ब्लॉकर, तो इसमें प्रोपेनोलाल एटिनोलाल आ रहा है, अब यहाँ पे आप कुछ और ड्रग का लिख दे रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल मान के चलिए कुछ और लिख दे रहे हैं, यही ना, नहीं तो ऐसा मत करिएगा, गलत हो जाएगा। 2 ही ड्रग को याद करिए लेकिन उस कैटेगरी से रिलेटेड याद करिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी। 24 क्वेश्चन है कि विटामिन डिफिशियंसी कॉजिंग नाइट ब्लाइंडनेस, बताइए किस बीमार, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जिसको शायद रतौंधी कहते हैं ना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी कहा जाता है, किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन डी। बताइए जहां पे ब्लाइंडनेस बात आए, हमारे आंखों की बात आए, विजन की बात आए, समझ लीजिएगा ये बात किसकी कर रहा है, विटामिन ए की, जिसको हम केमिकल नेम क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट में, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, अभी यहाँ विटामिन लिखा हो सकता है पेपर में इसका केमिकल नेम, तो बताइए इसका केमिकल नेम क्या होगा, विटामिन ए की कमी से होता है, इसका केमिकल नेम क्या होगा। बिल्कुल सही, रेटिनॉल, थायमीन, अरे भैया मेरे, थायमीन विटामिन बी 1 का होता है, एक बार देख लीजिएगा, गलती मत करिएगा, थायमीन रेटिनॉल होता है, थायमीन नहीं होता है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे 24 का सी वाला है। ओके, 25 क्वेश्चन की बात करें तो स्कर्बी इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्बी, स्कर्बी बताइए किसकी डिफिशियंसी, किसकी कमी के कारण होता है। स्कर्बी में क्या होता है, गम्स वगैरह में ब्लड आने लगता है, ठीक है, मसूड़े में सूजन हो जाता है, तो स्कर्बी बताइए किस डिफिशियंसी की वजह से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन।
बिल्कुल सही, विटामिन सी। और जल्दी से आप विटामिन सी का केमिकल नेम बता दीजिए, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, ये चीजें बहुत याद रखना है कि किसका केमिकल नेम क्या पढ़ा चुका है आपको। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं 25 क्वेश्चन में से मैक्सिमम आपके सही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ओके, हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन सही गए आप कमेंट में जरूर बताइए। सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। कैसा रहा लेक्चर, इसको भी बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए, बाकी ऐसे पढ़ते रहिए। अभी इजी क्वेश्चन है, आगे जब कोई ड्रग, सॉरी, कोई डिजीज के बारे में, जब उसके कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वगैरह और इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह देखेंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा लेकिन इजी रहेगा। तो फिलहाल अभी इसको बेसिक बेसिक कवर कर लीजिए, फिर आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, फिर और भी चीजें कवर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी देखना 1 सेंटेंस, लेकिन हमको लगता है बहुत आराम से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, तेज सही है, अच्छे तरीके से। ओके।